नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ बिफोर यू। तो ये साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं सीपीसीटी का एक संजीवनी बैच चला रहा हूँ, जिसमें मैं सीपीसीटी की आगामी परीक्षा जो जनवरी 16, 17, 18 को होने वाली है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ। अभी तक मैंने पिछले 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज ये मेरा उसी सीरीज का 7th नंबर का वीडियो है, जिसमें मैं आगामी 30 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। इसमें मैं उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल करता हूँ जो कि आपके पिछले पेपरों में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं आगामी पेपरों में। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और उनको मैं पूरा फुल डिस्क्राइब भी देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शंस भी देता हूँ, जिससे कि आपको उनसे संबंधित अन्य जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो सके। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। आप अब अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सीपीसीटी के एग्जाम्स तक इस टॉपिक पर रेगुलर वीडियो में ही मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर, और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। और अलग अलग टॉपिक्स पर कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे फंडामेंटल है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन पर भी मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको अपलोड करूंगा, जिसको आप विशेष रूप से देखना। तो उसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अभी अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें अपना आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राउटर के वेब इंटरफेस से कनेक्ट करने का चरण नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टू कनेक्ट राउटर्स वेब इंटरफेस। यानी कि राउटर को वेब इंटरफेस से कनेक्ट करने का कौन सा स्टेप नहीं है, किस स्टेप को फॉलो नहीं करना है हमें? कनेक्ट टू योर राउटर, राउटर से कनेक्ट कीजिए। फाइंड योर राउटर्स आईपी एड्रेस, राउटर का आईपी एड्रेस ढूंढना है। कीप सर्चिंग राउटर ऑन इंटरनेट, राउटर को इंटरनेट पर ढूंढिए। लॉग इन यूजिंग अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर की सहायता से लॉग इन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका कनेक्ट टू योर राउटर ये आपका बनेगा बिल्कुल। फाइंड योर राउटर आईपी एड्रेस, राउटर का आईपी एड्रेस भी हमें ढूंढना है, तो ये भी सही है आपका। कीप सर्चिंग राउटर ऑन इंटरनेट, राउटर को इंटरनेट पर ढूंढना है, ये गलत है आपका। बाकी लॉग इन वाई वेब ब्राउजर ये भी सही है आपका। तो आंसर इसका बनने वाला है 3rd नंबर का, ऑप्शन 3। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसको भी जानकारी नहीं है कि राउटर है क्या आपका। यहाँ पर राउटर से संबंध मतलब क्या है? तो राउटर आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है, आपका नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें जो दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट होते हैं उनकी आईडी अलग अलग होती है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? राउटर का उपयोग करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आसान भाषा में कि लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? राउटर का यूज करते हैं। क्योंकि लोकल नेटवर्क आपका एक अलग नेटवर्क है, इंटरनेट एक अलग नेटवर्क है, दोनों के बीच में राउटर कनेक्टिविटी का काम करता है। तो राउटर नॉट ओनली नेटवर्किंग डिवाइस, इट इज कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है ये आपका, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। एक तो ये आपको याद में रखना है। दूसरा, राउटर ओएसआई मॉडल की 3rd लेयर पर काम करता है। यानी कि 3rd लेयर का मतलब क्या है? 3rd लेयर पर काम करता है ये आपका, यानी कि नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है। राउटर अलग अलग नेटवर्क के आईपी एड्रेस को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? आपका ये आईपी एड्रेस को मेंटेन करता है, ये भी आपको याद में रखना है। राउटर के पास में प्रत्येक नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है, जिसकी सहायता से वो किसी भी आईपी पर मूव ऑन कर सकता है। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे राउटर से संबंधित। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी की का उपयोग एमएस वर्ड 2019 में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? यानी कि एक न्यू पैराग्राफ के लिए किस की का उपयोग होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखो नए पैराग्राफ के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, एंटर दबाना है, एंटर। आप एंटर प्रेस करोगे तो एक नया पैराग्राफ चालू हो जाएगा। स्पेस बार तो स्पेस देने के लिए होता है, तो इसका तो हो ही नहीं सकता आपका। ESC कैंसिल के लिए होता है, किसी भी विंडो को कैंसिल करने के लिए ESC होता है, या एक्टिव रनिंग प्रोग्राम को, प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए ESC होता है। कंट्रोल एक मॉडिफायर की है जिसका उपयोग अपन किसी शॉर्टकट की में करते हैं। यहाँ पर एंटर का उपयोग क्यों होता है आपका, तो एक नए पैराग्राफ के लिए होता है, न्यू पैराग्राफ। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अगली जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग MS वर्ड 2019 में डिजाइन टैब पर जाने के लिए किया जाता है। यानी कि डिजाइन टैब के लिए किस कमांड का उपयोग होता है, तो देखो Alt F का उपयोग फाइल पर जाने के लिए होता है, Alt H का उपयोग होम पर जाने के लिए होता है, Alt N का उपयोग इंसर्ट पर जाने के लिए होता है, Alt G का उपयोग डिजाइन टैब पर जाने के लिए होता है। ठीक है, ये अलग अलग उस पर जाने के लिए आपका रहता है, तो इसका आंसर बनने वाला है Alt G। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग दस्तावेज में पृष्ठों की संरचना और लेआउट को बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में लेआउट चेंज करने के लिए किसका उपयोग होता है। लेआउट से मतलब क्या होता है, जैसे उसका मार्जिन बदलना है पेज का, या उसका साइज बदलना है पेज का, ओरिएंटेशन बदलना है, ये सब बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेज सेटअप का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है आपका, पेज सेटअप कमांड। तो इसके लिए आंसर बनने वाला है पेज सेटअप। लेआउट के अंदर आप समझ में आ गए ना, मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन, ये सब लेआउट के अंदर आता है, और इसके लिए पेज सेटअप कमांड का उपयोग होता है आपका। अच्छा, ये पेज सेटअप जो ग्रुप है आपका, ये कहाँ मिलता है, तो लेआउट टैब के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, लेआउट टैब के अंदर, उसके अंदर ये सारी कमांड्स आपको मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पेज सेटअप इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है। मेल मर्ज MS पावरपॉइंट की एक आकर्षक विशेषता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ को बाएं दाएं मार्जिन के बीच में समान रूप से वितरित करता है। तो देखो पहला वाला तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मेल मर्ज का उपयोग पावर पॉइंट में नहीं होता, वर्ड में होता है। दूसरा, जस्टिफाई अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट के बीच में समान रूप से वितरित करता है, ये सही है आपका। तो इसका आंसर होगा फॉल्स ट्रू। फॉल्स ट्रू कहाँ पे है, थर्ड नंबर पे है। तो आंसर इसका बन जाएगा आपका थर्ड, आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया आपका। देखो अलाइनमेंट जो है कितने प्रकार के होते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, और एक होता है जस्टिफाई। अब इन तीन का काम तो देखो सबको लगा आता ही है कि लेफ्ट का काम लेफ्ट में कर्सर को पोजीशन करने के लिए होता है, राइट का काम राइट में पोजीशन करने के लिए, और सेंटर का काम सेंटर में। जस्टिफाई क्या काम करता है, लेफ्ट और राइट के बीच में आपका टेक्स्ट को इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बीच में सेट कर देता है। तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही कथन की पहचान कीजिए। MS वर्ड वाज डेवलप्ड बाय IBM, तो भाई देखो गलत है, IBM के द्वारा नहीं बनाया गया। MS वर्ड डज नॉट सपोर्ट द मेल मर्ज फीचर, ये भी गलत है। MS वर्ड मेल मर्ज को सपोर्ट करता है, मैंने अभी बताया था ना, मेल मर्ज कमांड जो है MS वर्ड में ही मिलती है। MS वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर, तो ये सही है आपका, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। MS वर्ड वाज डेवलप्ड मेनली फॉर अकाउंटिंग पर्पज, ये भी गलत है। MS वर्ड अकाउंटिंग के लिए नहीं बनाया गया है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाया गया है। तो इसका जो आंसर बनने वाला है डेट इज थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है।
ठीक है, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज समझ में आ रही है तो आप मेरा जो अभी वीडियो मैंने अपलोड किया है इसको और लोगों के साथ भी साझा करो जिससे सभी लोगों का फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो जिससे मुझे और ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। 7 नंबर का भी क्वेश्चन है आपका, ईमेल संदेश का उत्तर देने के लिए निम्न में से किस बटन पर क्लिक किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई ईमेल आया है और आप उसको उत्तर देना चाहते हैं तो आप किस कमांड पर क्लिक करेंगे। तो देखो डिलीट बटन पर तो क्लिक होने वाला नहीं क्योंकि डिलीट पे क्लिक करके तो क्या हो जाता है, आपका डिलीट हो जाएगा। फॉरवर्ड पर का मतलब होता है सेम मैसेज को किसी और को भेजना है तो हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे। रिप्लाई बटन का मतलब क्या होता है, उस मैसेज का रिप्लाई देना है तो रिप्लाई का यूज करेंगे। तो ये रिप्लाई आपका यही आंसर बनने वाला है। आंसर बटन कोई होता नहीं है आपका। ठीक है, फॉरवर्ड सेम मैसेज को कहीं और भेजने के लिए, रिप्लाई उस मैसेज पर आप कोई रिप्लाई देना चाहते हैं तो उसके लिए। और अभी तो हम लोग देखो सब लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, उसमें फॉरवर्ड रिप्लाई सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन ये है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 8 नंबर, विश्व भर में लाखों लोगों को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर के विशाल नेटवर्क को क्या कहा जाता है आपका। तो देखो लैन नहीं होता है, लैन केवल एक कमरे में मौजूद कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है तो लैन तो नहीं है। वेब, आपका वेब भी नहीं है आपका, वेब कोई नेटवर्क नहीं है आपका। हाइपर टेक्स्ट ये भी नहीं है आपका, ये भी कोई नेटवर्क नहीं होता है। इंटरनेट इसका आंसर होगा, आंसर विल बी इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है आपका, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इंटरनेशनल नेटवर्क का मतलब होता है जो दुनिया भर को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो वही उसके क्वेश्चन में, उसकी फुल फॉर्म में ही उसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। दुनिया भर को यानी कि विश्व भर को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क इंटरनेशनल नेटवर्क कहलाता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का, इंटरनेट एक की प्रणाली है। इंटरनेट किस चीज से संबंधित प्रणाली है, सॉफ्टवेयर, वेब पेज, वेबसाइट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आपका। तो देखो इंटरनेट आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जैसे मैंने बताया कि आपस में संबंधित कंप्यूटर्स का नेटवर्क है तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका आंसर होने वाला है। इंटरनेट से 2 क्वेश्चन आए हैं आपके, देखो अभी इससे पहले मेल मर्ज यानी कि एमएस वर्ड से क्वेश्चन थे आपके। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक में से क्वेश्चन हैं आपको। ठीक है, मैं इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और एक क्वेश्चन पोल बना करके मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए उसकी लिंक मैंने इस वेब आपका जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप मेरे नंबर पर जो है कमेंट करके या मैसेज करके आप मेरे से टेलीग्राम चैनल की लिंक मांग सकते हैं। नंबर मेरा यही है, यहाँ पर वीडियो में नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है आपका उसमें भी मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपना नाम, सिटी का नाम लिख करके मुझे भेज देना, मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको सेंड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 के एक्सप्रेशन एवरेज सम 1 टू सम 2 3 का मान बताइए आपका। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। पहले एवरेज है आपका, एवरेज के अंदर 2 सम है, सम 1,2 फिर कॉमा फिर सम 2,3 और ये बंद हो गया। अब क्या कहेगा ये आपका, तो ये जो है एवरेज पहले 1 और 2 को जोड़ेगा यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 2 और 3 को जोड़ेगा 5 आ जाएगा आपका, दोनों हो जाएंगे 5 और 3 8, 8 हो जाएंगे। अब 8 में से जो है भाग दे देंगे कितने का, 2 का। ठीक है, तो 2 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर आएगा 4 आपका, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 आंसर। अच्छा 2 का ही क्यों भाग देंगे आपका, क्योंकि ये कितनी संख्याएं हैं,
दो संख्याएं। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय काउंट, जितनी संख्याएं पहले उनको जोड़ेगा फिर उसको गिन करके उनसे भाग दे देगा आपका, तो इसका 4 आंसर बन जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, what is the result of MS Excel formula 256 divided by 4 की पावर 2। तो 256 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 यानी कि आपका 16। तो आपका इसका कितना आंसर बनेगा, एक ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, 16 ही इसका आंसर बनेगा, यानी कि अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 16 ही आने वाला है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया है मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर का, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एम एस एक्सेल फॉर्मूला। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका, है ना, तो 256 आपका इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नहीं, आपका 16 आंसर बनेगा, अभी अपन ने देखा ही था ना पहले 11 नंबर पर, 16 नंबर का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा को पेश किया, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यानी कि वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने ऐसे कंप्यूटर की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट दिया जहां पर प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता हो। चार्ल्स बेबेज या जॉन वन न्यूमैन या एलन टर्निंग या बिल गेट्स। तो देखो चार्ल्स बेबेज तो नहीं है आपका, इसमें जॉन वॉन न्यूमैन इसका आंसर बनने वाला है। स्टोर्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट को इन्होंने ही सबसे पहले लेकर के आए थे, जॉन वॉन न्यूमैन। चार्ल्स बेबेज को हालांकि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बाइनरी को यूज करते हुए ऐसे कंप्यूटर बनाए थे जो कैलकुलेशन को करने में कैपेबल थे आपका। तो इनके जो दो कंप्यूटर थे वो कौन से थे आपके, एक था डिफरेंस इंजन था आपका चार्ल्स बेबेज का, ठीक है, डिफरेंस इंजन, और एक था एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। ये दो कंप्यूटर थे, डिफेंस इंजन आया था 1822 में और एनालिटिकल इंजन आया था 1833 में, ठीक है। तो ये आपका चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर थे। जो डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन थे ये काफी एडवांस उस टाइम पर मशीनें थी। ये ना केवल कैलकुलेशन करने का काम करते थे बल्कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी उनको आउटपुट को कागज पर प्रिंट करने में भी कैपेबल थे। इसलिए डिफेंस इंजन को पहला मैकेनिकल प्रिंटर भी माना जाता है आपका। ये एक बार क्वेश्चन सीपीसीटी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका फिलहाल आंसर आपका जॉन वॉन न्यूमैन बनने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www पर आधारित है। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित प्रोटोकॉल कौन सा है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को एक जगह से एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर लाने ले जाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका W3 तो होता नहीं है आपका, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है बट वो वेब पर नहीं है आपका, ठीक है। और HTTP इसका आंसर बनने वाला है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर्ड प्रोटोकॉल। वेब पर हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेटेड डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग होता है। टेलनेट का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। किसके लिए होता है आपका, रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका 14th नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन चैट सिस्टम 1973 में डॉग ब्राउन और डेविड आर वूली के द्वारा इलिनॉइस विश्वविद्यालय में प्लाटो सिस्टम पर बनाया गया था। मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आपका एक घुमा करके क्वेश्चन दे दिया है। कुछ एक ऑनलाइन चैट सिस्टम 1973 में बनाया गया है, टैकोनिक, स्पेकटॉक या स्पीक मैट। तो देखो इसका नाम है टाकोमेटिक, टाकोमेटिक के नाम से एक बना था आपका उस टाइम पर, हाँ टाकोमेटिक ही है आपका। टाकोमेटिक आपका जो है 1973 में डॉग ब्राउन के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। एक चैट सिस्टम है जैसे कि आज के टाइम में हम व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह यूज करते हैं उस तरह का आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल ट्रांसफर करने की विधि निम्न में से निम्न प्रकार से क्रियान्वित की जाती है। यानी कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर
मेल ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल को भेजने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है आपका। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, TCP/IP का ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखो यहाँ पर मेल ट्रांसफर करने की बात की गई है। हाइपर टेक्स्ट डेटा को अगर ट्रांसफर करने की बात होती तो HTTP होता, पर चूंकि मेल ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे SMTP का उपयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होस्ट सर्वर से डेस्टिनेशन सर्वर पर मेल को ट्रांसमिट करने का काम करता है आपका। SMTP के अलावा कई और भी प्रोटोकॉल होते हैं आपके जो मेल ट्रांसमिशन के लिए आपका उपयोग में आते हैं, जैसे X400 होता है, एक MIME होता है, ठीक है, एक POP होता है, एक SMTP होता है। ये सारे प्रोटोकॉल ईमेल ट्रांसमिशन से ही रिलेटेड हैं। आपका ईमेल को भेजने के लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं। MIME मल्टीमीडिया डेटा को ट्रांसमिट करने में कैपेबल होता है। आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP होता है। SMTP दो वेब मेल सर्वर के बीच में मेल ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS पावरपॉइंट 2019 के टैब के भीतर संबंधित कमांड्स के समूह को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? यानी कि MS पावरपॉइंट 2019 के टैब के भीतर संबंधित कमांड्स को कहाँ रखा जाता है? वर्क एरिया में, कोलैप्स में, रिबन में या व्यू पॉइंट में आपका? तो देखो, टैब के अंदर कमांड्स के समूह कहाँ रखे जाते हैं? रिबन में रखे जाते हैं। चाहे MS पावरपॉइंट 2019 हो या 10 हो, 13 हो, 16 हो या कोई भी वर्जन हो आपका जिसमें आपका टैब दिए गए, उन सभी टैब को कहाँ पे रखा जाता है? रिबन में रखा जाता है आपका, ठीक है। जैसे हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं? होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, ठीक है। इंसर्ट के बाद उसमें डिजाइन टैब आता है, डिजाइन के बाद लेआउट टैब आता है, लेआउट के बाद में आपका रेफरेंस टैब आता है, रेफरेंस के बाद मेलिंग आता है, रिव्यू आता है और व्यू आता है, ठीक है। ये टैब आपके कहाँ आते हैं? वर्ड में आते हैं। ऐसी पावर पॉइंट में भी आते हैं। तो ये सारे टैब दिखाई का देते हैं, तो रिबन पर दिखाई देते हैं आपका, ठीक है। आया समझ में? 18th नंबर का क्वेश्चन, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र 6 के बराबर है? यानी कि किसके 6 के बराबर कौन सा है इसमें से, ये अपने को बताना है। MS एक्सेल MS एक्सेल 2019 में स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में कौन सा सूत्र 6 के वाला, इनमें से किसका आंसर 6 आने वाला है? ये आपसे पूछा गया है, किसका आंसर 6 आने वाला है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 9 - 2 × 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 पोडोमास के नियम के हिसाब से इसमें आपका लगेगा, ठीक है। और उसके हिसाब से 8 - 2 × 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर निकल के आएगा आपका। यानी कि ये कौन सा वाला? 3rd नंबर का आंसर है, ठीक है। ये आप एक्सेल पे सॉल्व करोगे तो उसमें आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन 19th नंबर का, MS एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब आप अपने डेटा को किसी दिए गए फॉर्मेट के अनुसार सॉर्ट करना चाहते हैं। यानी कि आप इफ फंक्शन का उपयोग, सीधा सीधा पूछा गया है कि आप MS एक्सेल में इफ फंक्शन का यूज कब करते हैं?
तो कब करते हैं, जब हमारे पास में कोई एक डेटा सॉर्ट करना हो, किसके आधार पे सॉर्ट करना हो, तो दिए गए सेल के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से या पैराग्राफ के हिसाब से। तो हम यहाँ पे देंगे लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि जब हम इफ फंक्शन लगाते हैं तो इफ में सबसे पहले अपन इफ लिखेंगे, फिर यहाँ पर लॉजिकल टेक्स्ट आता है। क्या आता है आपका? लॉजिकल टेक्स्ट, फिर ट्रू वैल्यू और फिर फॉल्स वैल्यू, ऐसे करके आता है। तो यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट यानी कि लॉजिक के हिसाब से अपन जो है आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए इफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपका लॉजिक, आपका इसका आंसर बनेगा। हम्म। अगला क्वेश्चन, डिफॉल्ट सेटिंग में स्प्रेडशीट में एमएस एक्सेल 2019 फंक्शन सम, और सम के बाद में फिर इसमें आपको जो है ये 13.35 -3.5 8 और -4.2 का परिणाम क्या होगा, यानी कि इन सबको जोड़ना है आपको। सीधी सी बात ये है, किस किस को जोड़ना है? 13.5, ठीक है, 5 और -3.5 और इसके बाद आपका 8 और -4.2, इन सबको जोड़ना है। इसे किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, ये सारा जोड़ जाड़ के आप माइनस करके, जो जो माइनस करना है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस करना है वो प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? तो 18.6 के इक्विवेलेंट आपका ये होगा। आप इसको जोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं है, आप केवल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से एम एस एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो डिफॉल्ट रूप से एम एस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस एक्स आपका। ठीक है, डीओसी एक्स किसका होता है? तो ये वर्ड का होता है आपका। वर्ड 2019 आप मांग सकते हो इसको, वर्ड 2019 का है। ये डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी यानी कि डी सिस्टम फाइलें होती हैं, लाइब्रेरी फाइलें होती हैं, लाइब्रेरी फाइलों का होता है ये आपका एक्सटेंशन। और ये किसी का है नहीं है आपका, ये तो ऐसे ही दिया है आपका, तो ये अलग अलग है। यहाँ पर ये आंसर बनेगा डॉट एक्सएलएस एक्स आपका। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 22, निम्नलिखित एम एस एक्सेल 2019 फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा आपका? तो सब्सटीट्यूट एप्पल ए ऐसे, तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज किया गया है। एप्पल ए ऐसे, तो इसका एप्पल एम्पल सैंपल आंसर होगा आपका। ये यहाँ पे, यहाँ से ये मर्ज हो जाएगा आपका, और ये जो डबल हो रही है वो एक ही हो जाएगा, तो सैंपल फंक्शन होगा आपका। सेकंड नंबर का इसका आउटपुट बनेगा आपका। ठीक है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन है ये आपका एक्सेल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का लाभ नहीं है? देखो इसमें लगातार वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का लाभ नहीं है? और आपको पाई चार्ट पता होना चाहिए कौन सा होता है। पाई चार्ट कौन सा होता है? जो आपका सर्कुलर चार्ट होता है, गोलाकार चार्ट होता है, जिसमें पूरे साइकिल को 100% मान करके वैल्यूज को परसेंटेज में शो किया जाता है। ठीक है, वो पाई चार्ट होता है। चित्र सरल और समझने में आसान होता है। जो नहीं है वो बताना है। डेटा को समग्र के अंश के रूप में 10 के रूप में दर्शाया जाता है। यह अनभिज्ञ श्रोताओं के लिए भी एक प्रभावी संचार उपकरण को प्रदान करने में सहायक है। यदि उपयोग करने के लिए यदि उपयोग करने के लिए बहुत अधिक डेटा हो तो यह कम प्रभावी हो जाता है। तो ये वाला गलत है आपका। ठीक है, चौथा नंबर, बाकी ये तीनों सही है आपका। आसान होता है समझने में, और पूरे डेटा के को एक अंश के रूप में यानी कि एक पार्ट के रूप में दर्शाता है आपका, ये भी सही है। और अपने जो व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है उनको दिखाने के लिए ये आपका उनको समझाने के लिए एक सही माध्यम होता है पाई चार्ट आपका। मैंने ये भी बता दिया, सर्कुलर चार्ट होता है ये आपका। सिंगल डेटा सीरीज को आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट, हिस्टोग्राम आंसर आ गया वैसे तो इसका।
है क्या, ये आंसर सामने ही आ गया है, इसको मैं समझा दूं पहले आपको। एक निर्दिष्ट मानों की सीमा के भीतर आने वाले डेटा के बिंदुओं की संख्या को दर्शाकर संख्यात्मक डेटा की 10 व्याख्या करता है। आपका इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी में तो काफी टिपिकल दिया हुआ है। आ प्रोवाइड अ विजुअल interpretations of numerical data by showing the number of data points that fall within a specific range of value called वेज। यानी कि इनमें से किसका उपयोग किसी रेंज में डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेंज में डेटा को बाय के फॉर्म में दर्शाया जाता है। तो हिस्टोग्राम चार्ट होता है। ये कौन सा चार्ट है आपका, हिस्टोग्राम को सामने बना भी हुआ है आपका। यहाँ पर एक रेंज दी जाती है अपने को। जैसे ये वाले के लिए रेंज क्या है, 807 से 873 के डेटा 8 है अपने पास में, ये नंबर बताया कितने हैं काउंट करके। इसमें 873 से 939 तक कितने अपने पास, 5 हैं। और ये 939 से 1005 तक कितने हैं आपके, 1 है खाली। तो ये रेंज आपका जो है यहाँ पर बताया है कितने कितने काउंट करके, और ये रेंज दी गई है आपकी। तो रेंज यही पूछा है आपका, सीमा के भीतर आने वाली संख्या डेटा बिंदुओं की संख्या को दर्शाकर संख्यात्मक डेटा की 10 व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम चार्ट कहलाता है आपका, इसके याद रख लेना आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिस्टोग्राम ग्राफ में एक्स अक्ष पर दर्शाए गए अंतराल के भीतर मानों की घटित होने की संख्या को दर्शाता है। कौन दर्शाता है आपका, तो अभी मैंने क्या बताया था, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जाओ। देखो, संख्या की जो ये एक्स अक्ष है, ये वाला आपका नीचे वाला, और ये वाला वाई अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो रेंज दी गई है इसमें काउंट करके कौन बताया है, तो वाई अक्ष बताया है। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 8, यहाँ कितने हैं, 5, तो ये 5 देखो यहाँ पे ये मैच कराया है ना आपका। और यहाँ पर कितना है, 1, तो ये तो काउंट करके कौन बताया है आपका, वाई अक्ष बताया है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपको, वाई अक्ष होने वाला है। क्या होने वाला है आपका, वाई अक्ष। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका वाई अक्ष। तो हिस्टोग्राम चार्ट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन हो गए हिस्टोग्राम के, एक 24 नंबर का हो गया और एक ये आपका 25 नंबर का हो गया। दोनों को थोड़ा और अच्छा समझ लेना। मैं फिर बता देता हूँ, हिस्टोग्राम चार्ट क्या काम करता है, किसी टेबल में रेंज के आधार पर काउंटिंग करता है। एक रेंज आपने दे दी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या, तो उनको काउंट करके ये आपका बता देता है हिस्टोग्राम चार्ट। 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है, एनालॉग कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो देखो, इनमें से अगर सबसे तेज कंप्यूटर की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होगा आपका, सुपर कंप्यूटर है ना। और आपका हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल मिनी कंप्यूटर होता है, और इससे भी ज्यादा पावरफुल आपका सुपर कंप्यूटर होता है। एनालॉग मशीन मेजरमेंट के लिए यूज में आती है, यानी कि मापन के लिए उपयोग में आती हैं, और ये सब कैलकुलेशन का काम करती हैं, डेटा कैलकुलेट करने के लिए उपयोग में आती हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में A2 में लिखा गया एक्सप्रेशन A1 इज लेस देन इक्वल टू B1 का क्या अर्थ है आपका। यानी कि हमें एक एक्सप्रेशन लिखा गया है A1 इज लेस देन इक्वल टू B1, इसका क्या मीनिंग है ये पूछा गया है आपसे। तो देखो, इसका मीनिंग ये है कि A1 की वैल्यू छोटी है अथवा बराबर है किसके, B1 के। तो देखो यही होगा, A1 मान सेल B1 के से कम होने पर ट्रू, और A1 का मान अधिक होने पर फॉल्स है। मतलब कम होने पर ट्रू और अधिक होने पर फॉल्स। वैसे तो सही है, पर इसमें इक्वल का कोई जिक्र नहीं किया, तो ये सही नहीं होगा। A1 का मान सेल B1 के बराबर या उससे अधिक होने पर ट्रू होगा, और A1 का मान सेल B1 के मान से कम होने पर फॉल्स। ये भी गलत है आपका। सेल A1 का मान सेल B1 के मान के बराबर या उससे कम होने पर ट्रू होगा, और A1 का मान सेल B1 के मान से अधिक होने पर फॉल्स होगा। ये वाला सही है आपका। यानी कि A1 का मान B1 के मान के बराबर या उससे कम, तो यही पूछा गया है आपका, बराबर
या उससे कम, लेस देन और इक्वल टू होने पर ट्रू होगा। तो देखो यही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन भले ही बड़ा दिया गया है, देखने में लगेगा यानी कितना कठिन है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं कि बड़ा क्वेश्चन हो तो कठिन कठिन ही होगा। आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे तो आसान सा क्वेश्चन रहता है। और क्वेश्चन ज्यादा बड़ा तो वो इसी वजह से बनाते हैं कि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बनाया जा सके, आपको दिमागी रूप से ऐसा कर दिया जाए कि भाई बहुत कठिन पेपर है। बाकी होता सब वही टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, वही एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, और अलग से कुछ पूछा नहीं जाता है आपका। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है जिससे पेपर कठिन लगता है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ओपन ऑफिस राइटर में डेटा सोर्स व्यू खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि ओपन सोर्स डेटा सोर्स व्यू को देखने के लिए राइटर के अंदर, अब राइटर क्या होता है, जैसे अपने हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, ऐसे ही राइटर भी एक आपका वर्ड प्रोसेसर होता है। उसमें आपका डेटा सोर्स व्यू कैसे देखा जाता है, तो F4 की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम प्रोग्राम विकास और निष्पादन के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोवाइड कन्वीनियंस एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन? सिस्टम प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट, यूटिलिटी प्रोग्राम और नेटवर्क मैनेजमेंट। तो देखो इसका आंसर होगा आपका सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम की सहायता से ही हम जो है क्या कर सकते हैं, एक हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें हम अन्य प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं आपका। तो सिस्टम प्रोग्राम हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का। वह उपकरण जो जानकारी दर्ज करता है और आपको कंप्यूटर से संवाद करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि द डिवाइस दैट एंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कि इनमें से किसका उपयोग आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर पर जानकारी को देने के लिए करते हैं? तो देखो सॉफ्टवेयर तो है नहीं, क्योंकि उपकरण बोला गया है तो सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर होता है, उपकरण यानी कि हार्डवेयर। आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस से जानकारी दर्ज नहीं करता है। मिडिलवेयर भी नहीं है। और इनपुट डिवाइस इसका आंसर बनेगा, यानी कि इनपुट डिवाइस की सहायता से हम जानकारी दर्ज कर सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं और अपने सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी इनपुट डिवाइस। सो मुझे लगता है ये 30 क्वेश्चन आज के आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप में से बहुत से लोग लास्ट तक मेरी वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, या मेरे नंबर पर आप मैसेज भेज करके टेलीग्राम लिंक मांग सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।